हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे आज की इस बहुत गहरी और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। आज हम एक ऐसी बीमारी को समझने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, कई लोगों के परिवार में किसी को हुआ होगा और कई बार तो यह इतना कॉमन है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा लगने लगता है। लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे एंशिएंट और डेडलीस्ट डिजीजेस में से एक है, ट्यूबरकुलोसिस या सिंपल शब्दों में टीबी। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप आज की वीडियो को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की तरह न सुने, बल्कि एक रियल लाइफ कहानी की तरह इमेजिन करें। सोचिए, एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसे आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, धीरे धीरे किसी इंसान के फेफड़ों में बस जाता है, मल्टीप्लाई करता है, बॉडी की इम्यूनिटी से लड़ता है और अगर न रोका जाए तो यह इंसान की सांसें तक रोक सकता है। इतना स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लेकिन इफेक्ट इतना ह्यूज कि पूरी वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम्स डेकेड से इससे लड़ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी इमेजिनेशन एक्सरसाइज देता हूँ। मान लीजिए आप एक रूम में हैं, हवा बहुत हल्की है, जैसे धुआं सा तैर रहा हो। उसी धुएं में बहुत माइक्रोस्कोपिक कण हैं। ये धूल नहीं, ये बैक्टीरिया हैं। कोई आपके सामने खांसता है और उनके फेफड़ों से निकलकर ये कण हवा में फैल जाते हैं। आप उसी रूम में हो 10 से 15 मिनट तक, बस इतना काफी है एक इंसान के लंग्स तक टीबी बैक्टीरिया पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स, यही तरीका है इस डिजीज का। यह आपको छूता भी नहीं, ये हवा में ट्रैवल करता है। इसलिए टीबी को हम कहते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शन। अब इमेजिन करो, एक क्लासरूम, एक बस, एक छोटा सा घर जहां परिवार के लोग एक साथ रहते हों। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति अगर लगातार खांस रहा है तो सबसे पहले खतरा किसे? उसके आसपास रहने वालों को, क्लोज कॉन्टैक्ट्स को। यही कारण है कि टीबी सिर्फ मेडिकल डिजीज नहीं, यह एक सोशल डिजीज भी है। इसे रोकने के लिए सिर्फ डॉक्टर का इलाज नहीं, बल्कि अवेयरनेस, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग कंडीशंस, न्यूट्रिशन सब जरूरी है। और फ्रेंड्स, टीबी की कहानी सिर्फ आज की नहीं है। ये डिजीज हजारों साल पुरानी है। इजिप्शियन ममीज में टीबी के साइंस मिले हैं। लेकिन आज के समय में भी टीबी दुनिया में हर साल करीब 10 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है और लाखों मौतें अभी भी होती हैं। अब सोचिए, इतनी पुरानी डिजीज, इतने सालों का रिसर्च, वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, फिर भी टीबी क्यों खत्म नहीं हो रहा? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। टीबी बैक्टीरिया बहुत स्मार्ट होता है। ये बहुत स्लो ग्रोइंग होता है और इसी वजह से बॉडी की इम्यून सिस्टम इसे जल्दी डिटेक्ट नहीं करती। ये बॉडी में सालों तक छुपकर रह सकता है, जैसे कोई दुश्मन नींद में पड़ा हो और मौका मिलने पर अचानक एक्टिव हो जाए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लेटेंट टीबी। हो सकता है आपके आसपास के 5 से 10 लोगों में लेटेंट टीबी हो, लेकिन उन्हें पता ही न हो, कोई सिम्टम ही न हो। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे HIV, डायबिटीज, मालन्यूट्रिशन, स्टेरॉइड्स, स्ट्रेस, किडनी डिजीज, तो ये बैक्टीरिया अचानक जागता है और एक्टिव टीबी शुरू हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर किसी को 2 से 3 हफ्ते से खांसी है, फीवर आता जाता रहता है, वजन कम हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? हाँ फ्रेंड्स, यही क्लासिक प्रेजेंटेशन है। क्रॉनिक कॉफ, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, ये टीबी के सबसे सिग्निफिकेंट क्लूज हैं। लेकिन टीबी सिर्फ लंग्स की डिजीज नहीं, ये पूरे शरीर में जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं टीबी इज नॉट ओनली पल्मोनरी, इट इज अ सिस्टमिक डिजीज। इमेजिन करो, एक बच्चा जिसके नेक में लिम्फ नोड्स लगातार बढ़ रहे हैं, एक पर्सन जिसका पेट हमेशा भरा हुआ लगे, किसी को स्पाइनल पेन, किसी को ब्रेन में मेनिंजाइटिस जैसा दर्द। ये सब टीबी के अलग अलग रूप हैं। अब फ्रेंड्स, एक बहुत क्रूशियल पार्ट आता है, डायग्नोसिस। टीबी का डायग्नोसिस ट्रिकी होता है क्योंकि बैक्टीरिया स्लो ग्रोइंग है। डॉक्टर 3 में चीजें यूज करते हैं, स्प्यूटम टेस्ट, एक्सरे और मॉडर्न PCR बेस्ड टेस्ट जिसे जेनिक्सपर्ट कहते हैं। जेनिक्सपर्ट टीबी को कंफर्म तो करता ही है, साथ में रिफैम्पिसिन नाम की ड्रग के लिए रेजिस्टेंस भी बताता है। क्यों? क्योंकि रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस मिल जाए तो ये सिग्नल होता है कि केस MDR टीबी हो सकता है, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब मैं आपको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देता हूँ। एक पेशेंट है, 3 हफ्तों से खांसी, बुखार, वेट लॉस। आपने एक्सरे करवाया, अपर लोब में कैविटी दिख रही है। आप स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी करवाते हो, एसिड फास्ट बसिलाई दिख जाते हैं। डायग्नोसिस कंफर्म। लेकिन इमेजिन करो, अगर वही पेशेंट में बैक्टीरिया H और R दोनों ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो, फिर ट्रीटमेंट सिंपल नहीं रहता। फिर आपको सेकंड लाइन ड्रग्स, लाइनज़ोलिड, बेडाक्विलाइन, लेवोफ्लॉक्सासिन जैसी स्ट्रॉन्ग, टॉक्सिक, एक्सपेंसिव मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं और ट्रीटमेंट 18 से 20 महीने लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, टीबी में सबसे बड़ा खतरा कौन सा? सिर्फ इन्फेक्शन नहीं, ड्रग रेजिस्टेंस। ये वैसे ही है जैसे दुश्मन आपके पुराने हथियारों से डरता ही ना हो। इसीलिए टीबी ट्रीटमेंट में सबसे पहली रूल है, ड्रग्स को पूरा लेना, समय पर लेना, मिस न करना। अगर एक भी डोज मिस होती है, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स, चलिए इमेजिन करते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, आपके क्लिनिक में पेशेंट आता है।
आप उसे टीबी कंफर्म कर देते हैं। आप उसे मेडिसिन देते हैं, आइसोनायाजिड, रिफैम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, एथम्बुटोल, इन्हें हम शॉर्ट में HRZE कहते हैं। पहले 2 मंथ्स HRZE, फिर अगले 4 मंथ्स HR, टोटल 6 मंथ्स कोर्स। आप उसे बताते हैं, देखिए दवा छोड़नी नहीं है, चाहे इम्प्रूवमेंट दिखे तब भी नहीं। ये लंबा ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर पूरा कोर्स नहीं किया तो MDR TB का डेंजर है। फ्रेंड्स, यही रियल चैलेंज है। पेशेंट्स बीच में दवा छोड़ देते हैं, सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक हो गया, लेकिन बैक्टीरिया अंदर सर्वाइव कर रहा होता है। फिर डिजीज वापस आएगी और ज्यादा डेंजरस रूप में आएगी। अब मैं आपको टीबी के इम्यूनोलॉजी पार्ट का एक स्मॉल बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। बॉडी टीबी बैक्टीरिया को रोकने के लिए क्या करती है? बॉडी ग्रैनुलोमा बनाती है। ग्रैनुलोमा एक तरह की दीवार है, बैक्टीरिया को अंदर कैद करने वाली वॉल। लेकिन कभी कभी यह ग्रैनुलोमा कैसियस दही जैसा बन जाता है। यही टीबी का क्लासिक हॉलमार्क है, कैसीटिंग ग्रैनुलोमा। हिस्टोलॉजी में कैसीटिंग नेक्रोसिस देख लो तो डॉक्टर के दिमाग में पहला नाम आता है टीबी। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, BCG वैक्सीन। ये वैक्सीन न्यूबॉर्न बेबीज को दिया जाता है। अडल्ट्स में ये बहुत इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन बेबीज में ये सिवियर टीबी फॉर्म्स, मेनिंजाइटिस, मिलियरी टीबी को रोकता है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज में इसे रूटीन इम्यूनाइजेशन में दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा लाइफ लाइक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप विलेज एरिया में डॉक्टर हैं। एक 6 मंथ का बच्चा हाई फीवर, इरिटेबिलिटी, सीजर्स के साथ आता है। आप CBC, CRP कराते हैं, LP करवाते हैं और CSF में लिम्फोसिटिक प्रेडोमिनेंस, हाई प्रोटीन मिलता है। आप इमीडिएटली सोचते हैं टीबी, मेनिंजाइटिस। ट्रीटमेंट लंबा, अग्रेसिव होता है और आउटकम काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसीलिए प्रिवेंशन यानी BCG इतना जरूरी है। फ्रेंड्स, टीबी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। लंबा ट्रीटमेंट, स्टिग्मा, आइसोलेशन, डिप्रेशन, ये सब टीबी पेशेंट्स में कॉमन है। इसलिए टीबी के मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर सब मिलकर काम करते हैं। अब फ्रेंड्स, चलिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, पब्लिक हेल्थ में टीबी कैसे हैंडल होता है। टीबी एक नोटिफाइबल डिजीज है, यानी अगर किसी को टीबी डायग्नोज्ड हुआ, डॉक्टर को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है ताकि उसके आसपास के लोगों की भी जांच हो सके। इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इमेजिन एक फैमिली, मदर को टीबी है, घर में 3 बच्चे। अगर मदर को टीबी है तो बच्चों की स्क्रीनिंग जरूरी है क्योंकि हाई एक्सपोजर है। इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इंश्योर करती हैं कि पेशेंट दवा ले रहा है या नहीं। इसे कहते हैं डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे जब इतना कुछ है, इतने रिसोर्सेज, मेडिसिन्स, फिर भी टीबी क्यों खत्म नहीं होता? मैं आपको ऑनेस्ट आंसर देता हूँ, क्योंकि टीबी पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग, मैलन्यूट्रिशन, पुअर लिविंग कंडीशंस, पोल्यूशन, इन सब से जुड़ा है। जब तक ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती रहेंगी, टीबी कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। लेकिन यस, टीबी क्यूरेबल है, 100% क्यूरेबल, अगर टाइमली डायग्नोसिस और पूरा ट्रीटमेंट हो जाए। अब मैं आपको टीबी का पूरा जर्नी एक स्मॉल मूवी की तरह सुनाता हूँ। इमेजिन करो, बैक्टीरिया लंग्स में जाता है, एल्वियोलाई में सेटल होता है, मैक्रोफेजेस उसे ईट करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस के अंदर सर्वाइव कर जाता है। ये मल्टीप्लाई करता है, फिर इम्यूनिटी इसे रोकने लगती है, ग्रैनुलोमा बनता है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, बैक्टीरिया रुक जाता है, आदमी को कोई सिम्टम नहीं। लेकिन इम्यूनिटी वीक हो, ग्रैनुलोमा टूटता है, बैक्टीरिया बाहर आता है, लंग टिश्यू डिस्ट्रॉय करता है, कैविटेशन बनती है, कॉफ आता है, बैक्टीरिया बाहर फैलता है, ट्रांसमिशन बढ़ता है। यही कंप्लीट टीबी साइकिल है। अब आप सोचो, इतना डेंजरस साइकिल, लेकिन इलाज अवेलेबल है। Isn't it surprising and amazing at the same time? अब मैं आपको एक और सिचुएशन इमेजिन करवाता हूँ। एक HIV पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी बहुत लो है, अगर उसे टीबी हो जाए, प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। नो कैविटीज, नो क्लासिक अपर लोब पैटर्न, समटाइम्स नॉर्मल एक्सरे भी हो सकता है। क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स वीक है, ग्रैनुलोमा प्रॉपर्ली बनता ही नहीं। इसीलिए HIV और टीबी एक डेडली कॉम्बिनेशन है। अब चलिए थोड़ा लैब साइड पर जाते हैं। टीबी का बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है? यह एसिड फास्ट होता है क्योंकि इसके सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। इसलिए इसे हम स्पेशल स्टेन, ज़ेल नील्सन स्टेन से डिटेक्ट करते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा ब्राइट रेड रॉड्स। हाँ वही। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर स्प्यूटम क्लीन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? आप गैस्ट्रिक लवाज, बाल, बायोप्सी कुछ भी यूज कर सकते हैं सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए। और अगर एक्स्ट्रापुल्मोनरी टीबी हो, लिम्फ नोड बायोप्सी में आपको कैसियस ग्रैनुलोमा दिखेगा, प्लूरल फ्लूइड में आधा हाई मिलेगा, अब्डोमिनल टीबी में एसाइटीज मिल सकता है विद हाई प्रोटीन। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो सिर्फ याद ना करें, बल्कि विजुअलाइज करें, महसूस करें।
क्योंकि जो डिजीज को फील करता है वही डॉक्टर सबसे अच्छा डायग्नोसिस करता है। अब चलो थोड़ा ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस पर आते हैं। टीबी ड्रग्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आइसोनायाजिड से हेपेटोटॉक्सिसिटी, रिफैम्पिसिन से ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, एथम्बुटोल से ऑप्टिक न्यूराइटिस, पायरेजिनामाइड से हाइपरयूरेसीमिया। और यस, पेशेंट्स को ये साइड इफेक्ट्स बताते भी हैं ताकि वो डरे नहीं और दवा छोड़े नहीं। अब फ्रेंड्स, वीडियो का लास्ट सेगमेंट आता है कंप्लीट समरी। लेकिन समरी बोरिंग नहीं होगी, मैं आपको एक स्मॉल रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। एक 32 ईयर ओल्ड मैन था, बहुत प्रोडक्टिव लाइफ, लेकिन अचानक खांसी शुरू, वेट लॉस, वीकनेस। पहले उसने सोचा साधारण इन्फेक्शन है, लेकिन सिम्टम्स बढ़ते गए। डॉक्टर ने जांच की, टीबी कंफर्म। वो डिप्रेस्ड हो गया, जॉब छोड़ दी, लेकिन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 6 मंथ्स कोर्स, हर डोज टाइमली ली, फिर 7th मंथ में कंप्लीटली क्यूर्ड। फ्रेंड्स, यही टीबी की रियल स्ट्रेंथ है। इलाज अवेलेबल है, रूटीन फॉलोअप अवेलेबल है। अगर नॉलेज और अवेयरनेस सही हो, टीबी एक कंट्रोलेबल डिजीज है। और आज आपने जो सीखा वह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके भविष्य की मेडिकल प्रैक्टिस का फाउंडेशन है। और मैं भरोसा करता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आप टीबी को एक नए नजरिए से देखेंगे। एक माइक्रोस्कोपिक एनिमी, एक जायंट ग्लोबल चैलेंज, लेकिन एक फुली क्यूरेबल डिजीज। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल दैट, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।